नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत जी। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। सर, अभी कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा कहा गया कि जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और चाहे कांग्रेस या भाजपा या अन्य पार्टियां सभी चुनावी मोड पर नज़र आ रही हैं। सर, आपके द्वारा भी कुछ समय पहले कहा गया कि मैं रामनगर को पर्यटन हब व शिक्षा का हब बना दूंगा। मैंने अपने काम चुन लिए हैं, आप नेता चुन लीजिए। इस बात का क्या संदेश माने सर? देखिए, पर्यटन हब अपने आप में एक विस्तृत विषय है। आज हमारे पास ब्रांड तो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं हमारे पास अभी नहीं हैं। हमारे जितने भी जो पर्यटक स्थल हैं कॉर्बेट के आसपास, चाहे उनमें गर्जिया देवी मंदिर हो, कॉर्बेट फॉल हो, या हिमालय की साइटिंग के लिए ऊपर हम मछोड़ या भनखाल की तरफ जाते हों, या दूसरे उस पे जाते हों, तो उनमें हमारे पास कोई अभी न तो रोडें उतनी बेहतर हैं, न वहाँ पे कोई जन सुविधाएँ हैं। एक मतलब जो टॉयलेट हों, विश्रामालय हों, वहाँ पर जो है आपको अन्य तरह की सुविधाएं हों कि वहाँ पे आपको फोटोग्राफर मिल जाए, वहाँ पे आपको शॉप मिल जाए, रेस्टोरेंट मिल जाए, तरह तरह के जो है सेवेनियर की शॉप मिल जाए। तो ये सारा एक विस्तृत विषय है। और जब हम पर्यटन हब की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ढांचागत सुविधाएं। आज हमारे पास मुरादाबाद तक अच्छी रोड है, लेकिन मुरादाबाद से रामनगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उसको जो है, जो मुरादाबाद तक की रोड है उसी के तर्ज पर एक्सप्रेसवे या हाईवे जो है उसको बनाना। और देहरादून जो हमारा हवाई अड्डा है जो ज़्यादा चल रहा है, या पन्नगर जो हवाई अड्डा विकसित होने जा रहा है, उससे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, तो देहरादून के लिए हमारी सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी बनती है कंडी रोड, जो कालागढ़ कोटद्वार होते हुए नेपाली फार्म पे जोड़ी जा सकती है। वो एक जो है एक्सप्रेसवे उसको बनाना पड़ेगा और मेगा प्रोजेक्ट है। कम से कम आज के दिन में जो मेरा अपना अनुमान है, मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि 12 से 14-15 हज़ार करोड़ उसमें खर्च आएगा। और हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षा का हब और पर्यटन का हब हम इसे बनाएंगे, तो इसको लेकर सर क्या रोड मैप आपका रहेगा? अर्थ के बगैर तो अनर्थ है। आज देश की आर्थिकी जो सत्तारूढ़ दल है, डबल इंजन की सरकार है, उसने बर्बाद कर दी है। तो हमें लोगों में पहले भरोसा जताना पड़ेगा, उनका भरोसा जगाना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टर आएँ, और हमारे जो बेरोज़गार हैं वो स्वरोज़गार से जुड़ें या प्राइवेट रोज़गार से जुड़ें, जो सरकारी रोज़गार है उससे जुड़ें। तो उनके लिए आज रोज़गार की ज़रूरत क्या है? जो मार्केट है, इंडस्ट्री है या व्यापार है, उसमें क्या चाहिए? हमारे पास जो अधिकांश बच्चे हैं वो हाई स्कूल, इंटर, MA BA जो हैं इतिहास भूगोल से हैं, या कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से। बीच में लहर चली थी तो सब वही बन गए हैं। तो लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास प्लम्बर नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रीशियन, हमारे पास क्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन जो बड़े ही हैं, मैसनर हैं, उनकी भारी कमी है। तो उन पे के लिए भी हमको ITI और पॉलीटेक्निक और बाकी तकनीकी संस्थान जो हैं खोलने पड़ेंगे। रामनगर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, न ही कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है कायदे का। तो इस तरह की हमें अपनी शिक्षा को रोज़गार से जोड़ते हुए जो मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट में जिन जॉबों की ज़रूरत है उसको हमें शिक्षा से जोड़ना होगा। तो हमें एक रामनगर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना होगा। जैसे आज के दिन में देहरादून एजुकेशन हब बन गया है, हल्द्वानी भी एजुकेशन हब बन गया है, लेकिन रामनगर जो पुराना गेटवे है कुमाऊं गढ़वाल का, पुरानी मंडी है, बल्कि जो चारधाम यात्रा थी आदिगुरु शंकराचार्य ने यहीं से उसका रूट निर्धारित किया था। रामनगर से राम मंदिर और बाज़ार की ज़्यादातर जो संपत्तियां हैं वो आज भी राम मंदिर ट्रस्ट की हैं, वो जो है उससे जुड़े हुए हैं, बद्रीनाथ मंदिर कमेटी से के ही अंश थे। तो इन सबको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आदि बद्री जो है इसी रूट पर है।
तो ये सारों को जोड़ करके हमको इसको एजुकेशन हब और पर्यटन हब बनाना पड़ेगा। पर्यटन, जैसा मैंने पहले भी कहा, विस्तृत शब्द, उसमें हमें टूरिस्टों के लिए जो है नए नए वो डेस्टिनेशन बनानी पड़ेंगी, कई सारे सफारी जोन बनाने पड़ेंगे। जो आज सीमित हैं 3-4 हैं, तो उनको हमें दर्जनों में ले जाना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम पर्यटन को बहुआयामी बनाएं। हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी किसानों को, ताकि कम श्रम में जो है ज़्यादा लाभ मिल सके, और जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको अच्छी हम जो है व्यंजन, यहाँ अच्छे व्यंजन खिला सकें, अच्छा स्वाद दे सकें, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो इन सारे चीज़ों पर मेरी तरफ से रोड मैप तैयार है। अब ये रामनगर की जनता का काम है कि वो किस तरह का अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोकतंत्र है उसमें सारे निर्णय राजनीतिक निर्णय होते हैं। यहाँ तक कि कौन अधिकारी कर्मचारी कहाँ पर अपनी सेवा देखा, ये भी राजनीतिक लोग तय करने लग गए हैं। तो आज ज़रूरी है कि जो भी सरकार बने, जो भी अगली विधानसभा बने, उसमें हमारा राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि है, वो जो है जनता उसको सोच समझ करके चुने। जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्र के आधार पर अगर चुनाव होंगे तो स्थितियां ऐसी होंगी कि आज हमारी जीडीपी -24 चली गई है। जिन लोगों ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देने की बात की थी, आज उन्होंने -24 में हमें पहुंचा दिया। बांग्लादेश जैसे देश की जो हमारी नेता इंदिरा जी ने बनाया था देश 71 में, आज वो जो है हमसे आगे है। कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में वहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। आज 12.5 लाख भारतीय लोग बांग्लादेश में रोज़गार पा रहे हैं। एक्सपोर्ट में जो है, जो रेडीमेड गारमेंट का हिस्सा है, उसमें 70% पूरे वर्ल्ड के रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट पे बांग्लादेश ने जो है अपना का अधिकार कर लिया है। चाइना और ताइवान, कोरिया, भारत सबको पिछाड़ के। और हमारा दुर्भाग्य है कि भारत की तमाम जो गारमेंट इंडस्ट्री थी वो जाकर के बांग्लादेश में अपना काम शुरू करें। नारा हमारे नेताओं ने दिया मेक इन इंडिया का, लेकिन हमारे यहाँ बाहर के उद्योग तो आए नहीं, हमारे उद्योग खुद जो है बाहर चले गए। तो इस सब पे काम करने की ज़रूरत है, और वो काम तभी होगा जब लोग अवसर देंगे। और ये लोकतंत्र में ये सारी ताकत जो है जनता के हाथ में है। उनको अपना प्रतिनिधि चुनना है। हम तो एक विकल्प के तौर पे हम भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे। और पिछले समय में भी जब मैं विधायक रहा हूँ तो मैंने कोशिश की, सल्ट बहुत जो है दुर्गम क्षेत्र था, कम से कम वहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में काफ़ी काम हमने किया। या पेयजल उपलब्ध कराने की बात हो, उसमें काफ़ी काम वहाँ पे हुआ है। रामनगर की अगर बात करें, कई फाड़ों में सर कांग्रेस दिखाई देती है। कल हरीश रावत जी की बात करें तो कल वो वहाँ पर आते हैं और आप भी वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं सर। ऐसा क्यों सर? कई फाड़ों में कांग्रेस नज़र आ रही है सर। ज़रूरी नहीं है कि सारी कांग्रेस एक मंच पे एक ही जगह पे हो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे नहीं थे, हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ पर कल नहीं थे, या हमारे दूसरे नेता, तो ये कोई वो नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, पार्टी है, और पार्टी में जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाएगा तभी जो अच्छे नतीजे आएंगे। अगर एक ही जगह सारे इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब इतना समय तो हमारे पास है नहीं, चुनाव नज़दीक है। तो मैंने कल रामनगर में रेल के महाप्रबंधक आए थे तो हमने उनका घेराव किया, क्योंकि रामनगर की सारी ट्रेनें जो है निरस्त कर दी गई हैं। कोविड में जो ट्रेनें स्थगित की गई थी अब वो निरस्त हो गई हैं, जिसमें रामनगर मुरादाबाद की सेवाएं हों, हमारी जो लखनऊ के लिए कनेक्टिविटी थी, जो हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी थी, देहरादून के लिए थी, और वो सारी कैंसिल कर दी हैं। दिल्ली वाली ट्रेनों को भी उनकी फ्रीक्वेंसी कम की जा रही है। तो इसलिए हमने कल डीआरएम का घेराव किया। जो आज के दिन भी आप देखोगे तो रेल सबसे सस्ता साधन है आने जाने का। और रामनगर में तो जब से इन्होंने मुरादाबाद वाली लोकल ट्रेन
बंद की है, लेबर की दिक्कत होने लग गई है। आपके रोशनाबाद, पिपलसाना, मुरादाबाद से बहुत सारी लेबर उस ट्रेन से सुबह आती थी, शाम को काम करके वापस जाती थी। बाइक से आ नहीं सकते क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो इसलिए हमारे पूरे कृषि पे, हमारे उद्योगों पे, जो रामनगर में होटल इंडस्ट्री है, उस सब पे, निर्माण कार्य पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। हमने वहाँ डीआरएम का घेराव किया था। देवस्थानम बोर्ड पर अभी सरकार ने रोल बैक किया है, और केंद्र सरकार की बात करें तो किसानों वाले मुद्दे पर भी उन्होंने रोल बैक किया है। और देवस्थानम बोर्ड पर आपके द्वारा लगातार, कांग्रेस द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि सत्ता में हम लोग आएंगे तो देवस्थानम बोर्ड को हम भंग करेंगे। अब जैसा इसे भंग कर दिया गया है धामी सरकार द्वारा, तो इसको आप उनकी उपलब्धि मानते हैं या कांग्रेस का जो प्रेशर ग्रुप है उसका दबाव? देखिए, ये जन दबाव का ही नतीजा है और जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा घटक है। हमने कहा था हम सरकार में आते ही इसको निरस्त कर देंगे, क्योंकि जो तीर्थ पुरोहित पुश्तों से उन मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारे यहाँ कानून भी कहता है कि 12 साल आपका कहीं पे कब्जा हो गया है तो वो आपकी होगी संपत्ति। तो उन बेचारों को तो मतलब 12 पुश्तों से भी ज़्यादा होंगे बाजे को। और सरकार ने एक लाइन का हमारे विरोध के बाद, कांग्रेस विधानमंडल दल ने उसका बड़ा विरोध किया था, उसके बावजूद जो है संख्या बल पर उसको पास करा दिया। हमारे तीर्थ पुरोहितों की बजाय अंबानी अडानी के परिवार को उस बोर्ड में रखा गया। तो ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तीर्थ पुरोहित पुरजोर विरोध कर रहे थे और कांग्रेस ने जगह जगह विरोध किया था उसका और कहा था कि हम इसको निरस्त कर देंगे। तो जन दबाव के आगे सरकार, ये जो डबल इंजन की जुमलेबाज सरकार है, ये किसान आंदोलन में और जो है देवस्थानम बोर्ड में रोल बैक हुई है। और पहली बार इनको लगा है कि जनता ही जो है लोकतंत्र में सर्वोपरि है। नहीं तो साल भर से किसानों से बात नहीं कर रहे थे, तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं कर रहे थे, और अब वापस ले लिया। तो ये इनके को मुंह की खानी पड़ी है, इसमें मैं कहना चाहूँगा। और ये तो सरकार के इसके करैक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये तो रोल बैक सरकार है। इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए बिना किसी डिमांड के। किसी ने नहीं कहा कि हमको चीफ मिनिस्टर, जनता ने तो इनको अभूतपूर्व बहुमत दिया, 57 सीटें दे दी। लेकिन उसके बाद ये मदमस्त हो गए। इनके मंत्रियों का बयान आया कि हम 1 मुख्यमंत्री बनाएं, 2 बनाएं, 10 बनाएं, जनता कौन होती है पूछने वाली। तो ये भूल गए थे सत्ता के मद में कि जनता ही सब कुछ है और जन दबाव के आगे हर तानाशाह को झुकना पड़ता है। तो आज इन्होंने भी कई मामलों में रोल बैक किया है और अभी और चीज़ों में करेंगे, अभी देखते जाइए। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, कांग्रेस कहें चाहे भाजपा कहें, सभी पार्टियां चुनावी मोड पर नजर आ रही हैं। तो रामनगर की जनता को, रामनगर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा बताएं सर। देखिए, मैं रामनगर की सम्रान जनता से कहना चाहता हूं कि मैं भी एक विकल्प के तौर पे हूं और मैं रामनगर में जो रोज़गार है उसको बढ़ाने का काम करूंगा, पर्यटन को बढ़ाने का काम करूंगा। और वो तभी होगा जब यहाँ आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत किया जाएगा, बहुत बेहतर किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों की सुविधाएं हम यहाँ पर बनाने का काम करेंगे। अब कैसे करेंगे ये वो मेरे पे भरोसा रखें। आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को चुना है, वो उनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे नहीं उतरे ये वो जाने। लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ रामनगर की सम्रान जनता को कि वो मुझ पर विश्वास प्रकट करेंगे, मुझे अपनी सेवा का अवसर देंगे तो मैं उनके मान को बढ़ाऊँगा, उनके विकास को बढ़ाऊँगा, रोज़गार को बढ़ाऊँगा। और रामनगर का नाम जो है कहीं भी विकास की चर्चा होगी तो रामनगर का नाम ज़रूर लिया जाएगा। सरकार का जो विधानसभा बजट पास करती है उसमें किसी मद में ऐसा नहीं होगा जिसमें रामनगर के लिए प्रोविज़न ना हो। तो अभी हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत जी। आप बने रहिए उत्तराखंड की आवाज़ पर।